बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 23 जून और दिन है बुध का। एक महीने में वज़ीर आज़म इमरान खान का आज ISI हेडक्वार्टर का दूसरा दौरा हुआ। इस दौरे की ख़ास बात क्या थी? दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या बताया गया और एक ख़ास कमेटी भी तश्कील दी गई है। क्या करेगी वो कमेटी? वज़ीर आज़म ऑफ़िस के सरकारी और ऑफिशियल एलामिया के मुताबिक क्या तफसीलात जारी की गई हैं वो सब आपको बताऊंगा, और साथ ही ये कि वज़ीर आज़म की इन दिनों कौन से दो अहम मामलात हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो है, तफसील से बताऊंगा। और कुछ सियासी मामलात के ऊपर भी बात करेंगे। ख़ास तौर पर आज मरीम नवाज़ की जानिब से एक बार फिर नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी की ज़मानत मांगी गई है। ये ज़िंदगी की ज़मानत मांगने का रिवाज क्यों? आखिर ये ज़मानत देगा कौन? मांगी किससे जा रही है? क्या वाकई उनकी जान को ख़तरा है या फिर अदालतों से मजाक और झूठ बोलने का ये सिलसिला जारी है? क्योंकि अदालतों को तो अब तक यही बताया जा रहा है कि वो वापस आने के काबिल नहीं है, उनकी सेहत इतनी तशवीशनाक है कि वापस आ नहीं सकते। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि ज़िंदगी की ज़मानत दें तो आज ही उन्हें वापस बुला सकते हैं। तो इस बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही ज़मानतों का सिलसिला जारी है। एक और लीगी रहनुमा हवालात से बाहर आ चुका है, ख्वाजा आसिफ साहब, और इस बार कुछ अलग किस्म के इंकशाफात हुए हैं और तफसीलात सामने आई हैं कि बतौर वज़ीर ख़ारजा और बतौर वज़ीर दिफ़ा जब वो बैरून मुल्क किसी कंपनी में मुलाजमत करते थे तो कितने करोड़ रुपए की तनख्वाह उन्होंने ली है। ये बहुत ज़बरदस्त तफसीलात हैं आपके जानने की, मैं आपको बताऊंगा। और आखिर में FATF के मामले पर बात करेंगे क्योंकि अब 2 ही दिन बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान की नज़रें FATF पर है। फ़ैसला क्या होगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी पॉलिटिकल मामला पर बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको वज़ीर आज़म के ISI हेडक्वार्टर के दौरे की कुछ अहम तफसीलात बताऊँगा। मरीम नवाज़ साहिबा ने आज एक तकरीर की, मीडिया से गुफ्तगू की, और उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म के ऊपर काफ़ी तनकीद की सियासी मामलात को लेकर और जो उनका हालिया बयान रहा है ख़वातीन को लेकर, उसके ऊपर तकरीर की। और आखिर में जाते जाते एक सवाल जब नवाज़ शरीफ की वापसी से मुताल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी की ज़मानत दे दें तो वो आज शाम ही उन्हें पहली फ़्लाइट से वतन वापस बुला सकती हैं। यानी ज़िंदगी की ज़मानत ना होगी, कोई दही भल्ले की प्लेट होगी कि आप किसी भी वक्त किसी से भी मांग लेते हैं कि कोई भी दे दे। ज़मानत ऐसे मांगते हैं जैसे एक मुजरिम की वतन वापसी। इस कौम के ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान है कि वो वापस आ जाएंगे तो इस मुल्क का बहुत कुछ संवर जाएगा या निखर जाएगा, तो इसलिए ज़मानत मांगी जा रही है। अभी तक किसी की कोई ज़मानत दे सका है? अगर लंदन में है तो क्या वहाँ की मलिका एलिज़ाबेथ ने ज़मानत दी है उनकी ज़िंदगी की, या फिर बोरिस जॉनसन से आपने ज़मानत लिया वहाँ पर रहते हुए उनकी ज़िंदगी की? अगर वहाँ पर नहीं है तो फिर यहाँ पर कोई कैसे दे सकता है? अदालत में जाता है मामला, अदालत भी कहती है कि उनकी ज़िंदगी की ज़मानत दे दें। अब पॉलिटिकल नैरेटिव के ऊपर बात होती है तो कहते हैं ज़िंदगी की ज़मानत दे दे। भाई कौन देगा ज़मानत? किससे मांग रहे हैं? आप खुलकर बात करें ना कि किससे आप ज़मानत मांग रहे हैं। इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए बेसिकली आप डिमांड क्या करना चाहते हैं वो खुलकर बताएं, लेकिन उस बारे में बात नहीं होगी। दूसरे मियाँ साहब कहते हैं हम गोडे गिट्टे पकड़ने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, लेकिन यहाँ पर मांगी जा रही है ज़मानत जो कि मिलनी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बहुत काबिल गौर है। यहाँ की अदालतों को ये बताया गया है कि मियाँ साहब की हालत इतनी तशवीशनाक है कि वो वहाँ से लंदन से वतन वापस नहीं आ सकते। लेकिन जब तस्वीरें रिलीज़ होती हैं तो पता चलता है नवाज शरीफ साहब मैच देख रहे हैं, वो भी पोलो का। और फिर फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यहाँ पर गवाल मंडी में पिट्ठू गरम खेलने वाले वहाँ पर बैठे पोलो का मैच एंजॉय कर रहे हैं और वतन वापसी किसी सूरत आने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यह है कि क्या मरीम नवाज़ का ये बयान उस झूठ का एतराफ़ कर रहा है जो वो बोलकर लंदन पहुंचे हुए हैं? और देखा जाए तो एक तरह से ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में भी आता है कि आप अदालतों को कुछ और कहानी बयान कर रहे हैं और पॉलिटिकल नैरेटिव आप कुछ और रख रहे हैं। या तो अदालत में भी बताएं कि उनकी जान को ख़तरा है इसलिए वो वतन वापस नहीं आ सकते, और फिर बताएं कि ख़तरा किन लोगों से है। ये एक रिवाज बनता जा रहा है। अदालती निज़ाम को इतना कमज़ोर किया जा रहा है या उनको इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा कि दिल में कोई डर ही नहीं है कि हम कुछ भी कर लेंगे, अदालतों से रिलीफ तो हमें मिल ही जाना है। और आज ये ज़मानतों का ये रिलीफ मिलने का सिलसिला इसी तरह जारी है। एक और लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब को भी बिलाखिर ज़मानत मिल गई है और एक तरह से हीरो बन के वापस आए हैं। वो हाथ हिलाते हिलाते वापस आए हैं। काश के जो अदालती कार्रवाई हुई है उसके नतीजे में जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं वो अपने मुंह से आके कौम को बताएं कि वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा होते हुए उन्होंने कितने पैसे गैर मुल्की कंपनी से बतौर तनख्वाह की मद में लिए। उनकी तफसीलात आ गई हैं जो अदालत में बताई गई हैं। अदालत में, ये किसी बाहर का या कोई सियासी इल्ज़ाम नहीं बता रहा, अदालत में बताया गया है ख्वाजा आसिफ के वकील की जानिब से कि सैलरी की मद में
8 करोड़ 70 लाख रुपए उन्होंने गैर मुल्की कंपनी से मुलाजमत या तनख्वाह की मद में वसूल किया है, लेकिन वो कंपनी तफसीलात नैब को फराहम करने के लिए तैयार नहीं है। नैब ने जब उनसे रब्ता किया, उस कंपनी से रब्ता किया जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब का लेबर नंबर भी है, यानी मज़दूर की हैसियत से जिस कंपनी में वो काम करते थे, उनसे जब तफसीलात ली गई तो उन्होंने कहा कि नैब को तफसीलात फराहम नहीं करेंगे, ना हम इस चीज़ के पाबंद हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के किसी जुडिशल फोरम पे हमें यह तफसीलात हमसे मांगी गई तो फिर हम वो तफसीलात दे सकेंगे। और यही वजह बना कि उनका केस नैब जिस तरह से परसू करना चाहता था वो नहीं हो सका और केस थोड़ा कमज़ोर रहा, और इसी बुनियाद पर आज ख्वाजा आसिफ साहब को भी ज़मानत मिल गई और विक्ट्री का निशान बनाते बनाते वो भी अदालत से बाहर आ गए हैं। और इसी तरह और भी जितने लोग हैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़मानतों का सिलसिला भी जारी रहेगा। और जब इंतखाबात करीब आ जाएंगे तो आवाम से वोट लेने के लिए इसी चीज़ को फ़ख्रिया पेशकश के तौर पर लोगों को बताया जाएगा कि देखें जी हम इतने महीने तक जेल काट के आए हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में जेल काटना एक एजाज़ समझा जाता है। यहाँ पर PhD वाले की कोई वैल्यू नहीं है। कोई 10 साल जेल काट के आया तो उसको समझा जाता है कि ये कोई बहुत ही बड़ा जमहूर पसंद शख्स है जो 10 साल तक जेल काट आया, 7 साल तक जेल काट आया। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जेल से डरते हैं, भागते हैं, इधर उधर छुपते फिरते हैं, उनकी बारी भी इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। खैर, थोड़ी सी बात कर लेते हैं मुल्की सलामती, दिफाई या सिक्योरिटी मामलात के हवाले से। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने 1 महीने में दूसरी बार ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया है। वैसे तो चाहें तो 5 बार भी कर सकते हैं, लेकिन रैंडमली इतने कम वक्त में ये दूसरी बार उनका दौरा बहुत ही अहम था। इस दौरे में अलग बात ये थी कि जो फ़ौजी सरबराहान हैं, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वो इस मुलाकात में मौजूद नहीं थे। अमूमन मैंने जब भी रिपोर्ट किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ISI हेडक्वार्टर के विज़िट को, तो उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तो हमेशा से ही रहे हैं, और फिर ज़रूरत पड़ने पर दीगर जो फोर्सेस हैं उनके सरबराहान को भी बुलाया जाता है। लेकिन इस दौरे में सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान और DG ISI और कुछ वुज़रा मौजूद थे। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन इंटेलिजेंस का बहुत ही अहम इजलास हुआ, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराहान शरीक हुए, वफाकी वुज़रा शरीक हुए। ख़ास तौर पर एजेंसीज़ में अगर बात करें तो DG ISI शरीक रहे, फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह शरीक रहे, फिर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सरबराह मौजूद थे। और एजेंसीज़ के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है और जो इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है उसको मज़ीद मजबूत बनाने के ऊपर तफसीली वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई। और इसी इजलास में फिर एक कमेटी कायम की गई है वज़ीर आज़म की जानिब से, जिसमें वफाकी वुज़रा को भी हिस्सा बनाया गया है और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के आला सतह के जो नुमाइंदगान हैं उनको भी उस कमेटी में शामिल किया गया है। हुकूमती सतह से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी उसका हिस्सा होंगे, और साथ ही फिर एजेंसीज़ के लोग शरीक होंगे। उनके बारे में मुझे इल्म नहीं है कि कौन से रहे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो नज़र है वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बहुत गहरी है, क्योंकि पाकिस्तान को इन दिनों में बहुत ज़्यादा कंसर्न है और एक एक दिन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के सलामती की सूरत हाल के अतबार से अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंस शेयरिंग और आपस में जो मालूमात का तबादला है उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए ये कमेटी कायम की गई जो वज़ीर आज़म इमरान खान को अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से बिलखसूस और बाकी मुल्की मामलात के हवाले से बिलअमूम आगाह रखेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बैरून मुल्क दौरे पर हैं, तो इसलिए वो आज के इस इजलास में शरीक नहीं थे। जब वो वतन वापस आएंगे तो उन्हें इस बारे में यकीनन एतमाद में लिया जाएगा। 2 बहुत ही अहम मामलात मैंने आपको बताया जिनके ऊपर वज़ीर आज़म की नज़र है, उनमें से एक तो अफ़गानिस्तान है और दूसरा चीन है। अफ़गानिस्तान के मामलात पर गहरी नज़र इसलिए रखी जा रही है कि वहाँ से अमरीकी फ़ौज का इनखला हो रहा है और पाकिस्तान इस वक्त किसी ऐसी सिचुएशन में ना फंस जाए जहाँ से निकालने में हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है, इसलिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। और दूसरा है चाइना, वहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है और जिस तरह से CPEC आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है तो बड़ी कंपनियां अब सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान का रुख कर रही हैं। तो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इसी सरमायाकारी के हवाले से एक बहुत अहम इजलास हुआ जिसमें मुमकिन सरमायाकारी के हवाले से जिन कंपनियों ने ख्वाहिश का इजहार किया है पाकिस्तान में आने के लिए, ख़ासतौर पर उनमें 3 बड़ी सेलुलर नेटवर्क कंपनियाँ हैं, उन्होंने पाकिस्तान में आने की ख्वाहिश का इजहार किया और कुछ की इन्वेस्टमेंट इस वक्त कंटिन्यू हो चुकी है पाकिस्तान में। तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस है, कोशिश की जा रही है कि जितनी इन्वेस्टमेंट इन दिनों पाकिस्तान लाई जा सके उतना ज़्यादा बेहतर है। तो इन 2 मामलों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा आइंदा आने वाले दिनों में भी। और आखिर में
FATF का मामला, बहुत ही अहम ये 48 घंटे का वक्त अब रह गया है जब FATF का कोई ना कोई फ़ैसला पाकिस्तान के हवाले से मतवक्के है, क्योंकि वर्चुअल इजलास इस वक्त पेरिस में जारी है और गालबन 25 जून की शाम को ये इजलास ख़त्म होगा। तो पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से मुतालिक कोई ना कोई फ़ैसला मतवक्के है। बताया गया है हुकूमती ज़राए की जानिब से कि पाकिस्तान ने जो एक्शन प्लान FATF की जानिब से दिया गया था उसमें बहुत ज़बरदस्त काम किया है। ना सिर्फ उनमें से दिए गए 27 नुकात में से 26 नुकात के ऊपर अमल दरामद किया है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की जो माली मुआवनत का एक सिलसिला था उसको रोकने में भी बहुत ही अहम कुछ इकदाम उठाए हैं जिनको आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। अब FATF के पास पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का कोई बहुत अहम या ठोस जवाब बाकी नहीं रहा अनटिल अनलेस भारत कोई मस्ती ना कर दे, क्योंकि भारत इसको सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है और वो चाहता है कि इस फोरम को भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और लॉबिंग अपनी मजबूत करे। और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के राब्ते जारी हैं और उन्होंने भी कुछ अहम ममालिक के सरबराहान से राब्ते किए हैं FATF की वोटिंग में पाकिस्तान की हमायत के लिए। और इसके साथ साथ मुल्की सतह पर जो कानून साजी के मामला दरपेश थे, ऑल्दो कि उसमें अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा रुकावटें खड़ी की, वो जिसका हवाला वज़ीर-ए-आज़म अक्सर देते हैं ना कि 34 तरामीम वापस लेने का कहा गया। FATF के कवानीन FATF से मुतालिक कानून साजी मंजूर कराने के लिए पकड़ा कर रिटर्न में कहा गया कि ये 34 तरामीम नैब की जो है उन्हें वापस लिया जाए। तो ऑल्दो के अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को ब्लैकमेल करने की भरपूर कोशिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद कानून साजी का अमल भी मुकम्मल किया गया है। और अब डिपेंड करता है इन 48 घंटों में कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आती है। यानी हम सब दुआगो हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर हो सके, क्योंकि ये मामला मौजूदा हुकूमत को विरसे में मिला है। जब ये हुकूमत 2018 में इक़्तिदार में आई तो पाकिस्तान उस वक्त FATF की शायद ग्रे लिस्ट में था या ब्लैक लिस्ट में था, आई एम नॉट कन्फर्म, बट वाइट लिस्ट में नहीं था। और अब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट तक का सफ़र मुकम्मल किया जाए। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, हमारे भी बहुत सारी दुआएँ पाकिस्तान के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।